हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू लेक्चर वीडियो। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने अध्ययन किया था, जैसा कि क्लास 12 के बायोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में आपने स्टडी किया था कि आवृत्तबीजी पादप यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के कौन कौन से कितने भाग होते हैं, एक पुष्प की संरचना क्या है, और जिसमें आपने अध्ययन किया था कि आवृत्तबीजी पादपों की में एक पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। फिर आपने अध्ययन किया था कि एक पुष्प की संरचना क्या है, पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे जो इस लेसन का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से आवृत्तबीजी पादपों में युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि नर युग्मक जनन की विकास का या फिर नर युग्मक जनन की घटना का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज कि जैसा कि हमने लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जैसे देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में हम अध्ययन करेंगे युग्मक जनन का अर्थात गैमेटोजेनेसिस का। युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक बनने की घटना को हम युग्मक जनन कहते हैं अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले नर युग्मक जनन का अध्ययन करेंगे, फिर मादा युग्मक जनन का अध्ययन करेंगे। अर्थात नर में युग्मक जो बनता है परागकण बनता है, जो परागकणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और जो मादा में युग्मक अंडकोश का बनती है, अर्थात इसे हम अध्ययन करेंगे, अर्थात गुरु बीजाणु जनन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम अध्ययन करेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में, युग्मक स्थानांतरण या फिर हम कह सकते हैं इसे परागण, है ना, पॉलिनेशन का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम अध्ययन करेंगे निषेचन घटना का, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करेंगे हम। फिर हम अध्ययन करेंगे निषेचन के बाद जो बनेगा युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है, तो युग्मनज से किस प्रकार से भ्रूण का विकास होता है इसका हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा भ्रूण का विकास। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम अध्ययन करेंगे बीज व फल का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इस लेसन को हम कवर करेंगे। निषेचन पूर्व घटना में हम अध्ययन करेंगे युग्मक जनन के बारे में, युग्मक जनन अध्ययन करेंगे नर में युग्मक बनने की घटना को और मादा में युग्मक बनने की घटना को। फिर इसके बाद युग्मक स्थानांतरण यानी परागण का अध्ययन करेंगे। फिर निषेचन का अध्ययन करेंगे। फिर निषेचन पश्च अवस्था में हम अध्ययन करेंगे युग्मनज से कैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणपोष का कैसे विकास होता है, और एटलीस्ट इस लेसन का लास्ट टॉपिक हम अध्ययन करेंगे बीज व फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से इस लेसन को हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करते रहेंगे नर युग्मक जनन अर्थात लघु बीजाणु जनन, किस प्रकार से पुष्प के नर भाग अर्थात पुमंग में किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अब पुष्प के नर भाग यानी कि पुमंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम। क्लियर? तो जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है एंड्रोशियम क्या होता है, पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर भाग को हम पुमंग कहते हैं यानी एंड्रोशियम कहते हैं। व इसकी इकाई को यानी कि इसके यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं यानी कि स्टमेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि हम एक पुष्प के पुमंग यानी कि पुष्प के नर भाग की संरचना के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो कहीं इस प्रकार से हमें पुमंग दिखाई देता है। एक पुष्प में कई सारे पुमंग हो सकते हैं। ठीक है, यानी पुष्प के नर भाग कई सारे हो सकते हैं पुमंग। ठीक है, तो इसकी एक संरचना का हम अध्ययन करते हैं। तो पुमंग की संरचना में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है खुला हुआ होता है। इस खुले हुए भाग को हम कहते हैं परागकोश कहते हैं यानी कि पॉलन सैक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे की जो पतली संरचना होती है जिसे हम पुतंतु कहते हैं, नीचे की संरचना को फिलामेंट बोलते हैं हम। फिलामेंट परागकोश से जहां जुड़ा होता है इसे हम संयोजी कहते हैं। यह संयोजी है यानी कि कनेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम समझते हैं पुष्प का जो ये पुष्प का नर भाग है जिसे हम पुमंग बोलते हैं। पुमंग का सबसे प्रमुख जो विशेष भाग होता है यह परागकोश होता है। यदि एक परागकोश की हम टीएस संरचना यानी ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो कहीं हमें परागकोश इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो आवृतबीजी पादपों का जो परागकोश होता है यह द्विपालित होता है। देख रहे हो, एक पाली ये और एक पाली ये, ठीक है। एक ऐसा परागकोश है द्विपाली, है ना स्टूडेंट्स, द्विपाली यानी कि बाई लोब्ड एंथर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी पॉलन सैक, क्लियर। तो इसकी अगर हम संरचना का अध्ययन करते हैं तो कहीं हमें ये परागकोश इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। यदि एक पुष्प के नर भाग पुमंग के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो पुमंग का ये पूरा भाग है। पुमंग का सबसे प्रमुख भाग परागकोश होता है, पॉलन सैक होता है। पॉलन सैक की अगर हम एक टीएस संरचना का अध्ययन करते हैं तो कहीं हमें इस प्रकार से यह दिखाई देता है। परागकोश जो होता है यह द्विपालित होता है। आवृतबीजी पादपों का परागकोश द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। एक पाली ये और एक पाली ये, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पाली में अगर देखा जाए तो दो प्रकोष्ठ होते हैं। देख रहे हो, ये एक प्रकोष्ठ और ये दूसरा प्रकोष्ठ। ये एक पाली है, ये पहला पाली है, दूसरा पाली। एक पाली में देख रहे हो दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। ये क्या है? प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से दोनों पालियों में मिलाकर कितने प्रकोष्ठ हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्थात द्विपालित परागकोशों को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं? द्विपाली परागकोशों को द्विकोष्ठीय परागकोश, द्विकोष्ठीय परागकोश यानी कि डाइथिकस एंथर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिसमें ये जो द्विपालित परागकोश है, जिसमें ये प्रकोष्ठ है, इन प्रकोष्ठों में छोटे छोटे अति सूक्ष्म संरचना बनती है, अर्थात इनमें पराग कणों का निर्माण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवृतबीजी पादपों का परागकोश कैसा होता है तो आपको बताना है कि आवृतबीजी पादपों का परागकोश द्विपालित होता है, यानी दो पालियों से मिलकर बना होता है। एक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि दो चैम्बर्स होते हैं। और इस प्रकार से पूरे परागकोश में देखा जाए तो 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। 4 टेट्रैक्ट ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपने समझा कि पुष्प की नर भाग यानी पुमंग की संरचना के बारे में, जिसमें आपने देखा कि पुष्प का जो नर भाग होता है इसका प्रमुख भाग परागकोश होता है। परागकोश की संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है। परागकोश जो होता है आवृतबीजी पादपों का, यह द्विपालित होता है यानी बाइलोब्ड होता है, जिसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, इनके जो परागकोश होते हैं वह इनमें यह एक पालित होते हैं, एक पाली परागकोश होते हैं। तो याद रखना आपको, मालवेसी कुल के पादपों का परागकोश कैसा होता है? एक पाली होता है। और एक पाली है तो जाहिर बात है इसमें कितने प्रकोष्ठ होंगे? केवल 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, है ना। यानी कि इनमें केवल 2 ही चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मालवेसी कुल के पादपों का परागकोश कैसा होता है? एक पालित होता है। इनमें केवल एक ही पालियां इस प्रकार से पाई जाती हैं, जिसमें 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा कि पुष्प के नर भाग यानी पुमंग एंड्रोस्टियम के बारे में। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और एक पुष्प के नर भाग अर्थात परागकोश की संरचना के बारे में आपने समझा। पुष्प का जो नर भाग होता है इसका प्रमुख भाग परागकोश होता है, जिसमें बहुत सारे परागकण बनते हैं, ठीक है। ये परागकोश की संरचना हो गया। अब हम समझते हैं इसके बारे में कि पुष्प के नर भाग परागकोश में किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है, अर्थात हम समझेंगे अब लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बारे में, किस प्रकार से परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। पुष्प के परागकोश में परागकणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम समझते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में या पुंभ बीजाणु जनन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पुंभ बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? परागकोश में परागकणों के परिवर्धन अथवा परागकण के बनने की प्रक्रिया को, परागकोश में परागकणों के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश में किस प्रकार से परागकण बनते हैं इसका हम अध्ययन करेंगे
फिगर के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप परिभाषा याद कीजिए, पुंग बीजाणु जनन किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है परागकोशों में पराग कणों के बनने की घटना को। क्या हमने बताया, परागकोश में पराग कणों का बनना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब किस प्रकार से परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है इसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे एक छोटा नवीन परागकोश हो, ठीक है, एक पुष्प हो, पुष्प का छोटा सा नर भाग पुंमंग हो, तो यह धीरे धीरे जब वृद्धि विकास करता है तो इसके अंदर कोशिकाओं में भी विभाजन होता है और धीरे धीरे वृद्धि विकास कर लास्ट में परागकोशों परागकणों का निर्माण होता है। कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं। तो यदि एक परागकोश का हम टीएस संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से परागकोश हमें दिखाई देता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम विभुज्योतकी कोशिका या मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से परागकोश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, एक यदि हम पुष्प के नर भाग की संरचना के बारे में टीए संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से इसके अंदर परागकोश के अंदर बहुत सारी विभुज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है, विभुज्योतकी कोशिका होती है। अब इसके आगे ये जो कोशिकाएं होती हैं किनारों पर आगे चल करके कुछ विशेष हो जाती हैं, जिसे हम